अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लिया, डाटा मैंने उसका यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है। डाटा में हमें ये कहा गया है कि एक नट है, ठीक है, जिसको हमने टाइट किया है। जब हमने उसको टाइट किया है तो हमने एक स्पैनर यूज़ किया है। उस स्पैनर पे हमने 200 न्यूटन फोर्स लगाई है, ठीक है। और उस स्पैनर की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मैंने मीटर्स में चेंज किया तो मेरे पास आंसर आया 0.1 मीटर, ठीक है। फिर वो कहता है कि सेम नट है, उसे हमने लूज़ करना है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास स्पैनर डिफरेंट है। तो हम उस स्पैनर पे फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन। आप ये बताएं कि उस स्पैनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि वो सेम नट जो है वो लूज़ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मोमेंट आर्म मैंने बनाया हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाई हुई है। ये पहले भी पीछे भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारा टॉक के बारे में, लेकिन दोबारा से बना दिया मैंने यहाँ पे कि जिस लाइन पे हमारी फोर्स एक्ट करती है उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। एल को जो है वो मोमेंट आर्म कहते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। सोल्यूशन देखें 4.9 का। सबसे पहले मैंने उसी तरह से फार्मूला जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा मेन, वो है टॉ इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल, ठीक है। यानी कि फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा मोमेंट आर्म से। अब यहाँ पे आपके पास एक टा1 और टा2 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ लिखा हुआ है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे लिखा हुआ है सेम नट इज़ यूज़, ठीक है। सेम नट को जो है वो यूज़ किया गया है, लेकिन दो दफ़ा हम उस पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। एक दफ़ा जब हम उसको टाइट करते हैं और दूसरी दफ़ा जब हम उसको लूज़ करते हैं। दोनों दफ़ा हम डिफरेंट स्पैनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो नट इस्तेमाल हो रहा है वो एक ही है, यानी एक ही नट पर दो दफ़ा हम लोग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला टॉर्क हमें पता है, हमारी बुक में ये बात मेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में जो टॉपिक है हमारे पास उसमें ये बात मेंशन है कि जब भी हम किसी नट को टाइट करते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और जब किसी नट को हमने लूज़ करना होता है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे नीचे मैंने टा1 को टा2 के इक्वल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बात समझने की है कि ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेम नट इस्तेमाल हो रहा है, तो जितना टॉर्क उसको टाइट करने के लिए प्रोड्यूस होगा उतना ही टॉर्क जो है वो उसे लूज़ करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, आप यही समझ लें कि अगर आप 10 सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जाते हैं तो 10 सीढ़ियाँ उतर के ही आप दोबारा नीचे आएंगे, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है और इससे बड़े जल्दी बच्चों को समझ आ जाती है। टा1 जो है वो टा2 के मैंने इक्वल यहाँ पे रख लिया। उसके बाद यहाँ पे फार्मूले मैंने उनके पुट कर दिए। हमें L2 चाहिए, यानी कि सेकंड स्पैनर की लेंथ चाहिए, मोमेंट आर्म चाहिए सेकंड वाला, जिसके ज़रिए हमने नट को लूज़ करना है, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आपको पता है F2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर आता है सॉल्व करने के बाद 0.1333 मीटर्स, ठीक है। ये मीटर्स में आंसर है, लेकिन आपकी बुक में जो है सेंटीमीटर्स में इसको मेंशन किया गया है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे हमारा 4.9 न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म होता है। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 10, यानी कि 10। और न्यूमेरिकल का आप लोगों ने देख लिया, उसका डाटा मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, एक बार है, जिसको किसी वेज के ऊपर जो है वो यहाँ दरमियान में से जो है उसको किसी चीज़ के ऊपर स्टेबल किया गया है, ठीक है, टिकाया गया है यानी कि। और उसकी एक साइड पे, उसकी सेंटर से लेके उसके एक साइड पे 20 सेंटीमीटर तक हमने एक वेट जो है वो हैंग कर चुके हैं, दैट इज़ 100 न्यूटन। और दूसरी साइड के एंड पे हमें कितनी फोर्स चाहिए उसको बार को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि उसे दरमियान में से बैलेंस किया गया है किसी वेज के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो इस बात का हमें अंदाज़ा है कि 1 मीटर लॉन्ग रॉड में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर वो मिड से हम उसको मेजर करना शुरू करें तो मिड से एक एंड भी 50 सेंटीमीटर का है, दूसरा एंड भी 50 सेंटीमीटर का है, और सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक वेट ऑलरेडी हैंग्ड है और उसका वेट है 100 न्यूटन। उसने हमें मैथ्स दिया हुआ था, एक्चुअली हमने उसको वेट में चेंज किया है क्योंकि वेट फोर्स होती है। इसी तरह से हमें उसके दूसरे एंड पे उसने कहा है कि नेक्स्ट एंड पे हम लोग कितनी फोर्स जो है वो लगाएंगे कि हमारा ये बार जो है वो बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे डाटा देखें, उसने हमें मैथ्स दिया हुआ है 10 kg, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मैथ्स को वेट में चेंज कर लेंगे, लेकिन वो मैं सोल्यूशन में करूँगी। इसके बाद उसने हमें मोमेंट आर्म दिया हुआ है, उस
पहले वेट के लिए, दैट इज़ L1 है 20 डिवाइडिंग बाय 100, क्योंकि 20 सेंटीमीटर था तो मैंने इसको मीटर्स में चेंज किया। इसी तरह उसने L2 दिया हुआ है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है 0.5 मीटर। L1 L2 मोमेंट आर्म्स हैं, ठीक है, और W1 W2 जो है वो हमारे पास फोर्सेस हैं। एज वी नो दैट कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के तहत यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के तहत ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल होंगे, तो ये बार जो है वो बैलेंस होगा। यहाँ पे सोल्यूशन में देखें, मैंने इस मैथ को जो है वो वेट में चेंज कर दिया है। वेट इक्वल्स टू mg होता है, इसलिए मैंने m1 है तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने w को w1 कहा है। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि मैथ को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशन से, तो हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। ये हो गया w1। यहाँ पे देखिए मैंने F1 को W1 और F2 को W2 के इक्वल रखा हुआ है। एज वी नो दैट कि हमारा जो वेट होता है वो फोर्स होता है, ठीक है, और वो फोर्स की तरह ही एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, एक W1 और L1 की वजह से और एक W2 L2 की वजह से। W1 हमारे पास 100 न्यूटन है और L1 हमारे पास कितना था 20 सेंटीमीटर था, जिसे हमने मीटर्स में चेंज किया। इसी तरह से हमारे पास W2 F2 के इक्वल है और हमारे पास इसके लिए जो मोमेंट आर्म है वो 50 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर्स में जब हमने चेंज किया तो हमारे पास आया था 0.5 मीटर्स। अब करना क्या है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के तहत या उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बात है कि किसी भी कोई भी चीज़ जब बैलेंस होती है, इक्विलिब्रियम में आती है, ठीक है, तो उसके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क उसके क्लॉकवाइज टॉर्क के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पे τ1 इक्वल्स टू τ2 लिख दिया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें F2 चाहिए। उसी तरह से L2 जब उस साइड पे जाएगा, यानी कि इक्वल से दूसरी साइड पे हम उसको शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 40 न्यूटन। अब यहाँ पे देखें, हम लोग ये ऑलरेडी ये बात पढ़ आए हैं पीछे, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जब कोई फोर्स हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब लगती है, यानी कि उसका मोमेंट आर्म कम होता है, तो उसकी फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर कोई बॉडी जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, यानी कि उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो उसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि बैलेंस करने के लिए हमारे पास अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो याद रखें हमारे पास जो भी फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी, और अगर हमारे पास मोमेंट आर्म कम है तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। आपके सामने है एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जो फोर्स थी, यानी कि करीब जो वेट था वो 100 न्यूटन था, ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म कम है। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर 50 सेंटीमीटर पे जो हमारे पास वेट है वो कितना आया है, 40 न्यूटन है, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा 4.10 ख़त्म हो जाता है और हमारे 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।